अब हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ संविधान सभा के माध्यम से, उसे देखते हैं। तो संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले 1934 में, ठीक है, पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली स्वीकार किया। 38 में जो है नेहरू ने घोषणा किया कि जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, इसके बाद नेहरू की इसी मांग को अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अगस्त पर 1940 से अगस्त प्रस्ताव ने ब्रिटिश ने स्वीकार कर लिया। फिर क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये आगे बढ़ा कि संविधान सभा को हम मानेंगे, लेकिन वो विश्व युद्ध के बाद होना था। लेकिन क्रिप्स के प्रस्ताव को जो है मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो दो स्वायत्त हिस्सों में बांट करके अलग अलग संविधान सभाओं की मांग कर रहा था। फिर बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 को, और उसने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, पाकिस्तान खास करके लीग की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन एक ऐसी योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग को बहुत हद तक संतुष्ट कर दिया, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है ये कैसे हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ। ये कई बार यूपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, पीटी में सीधे इसी लाइन पर, और स्टेट पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग में भी ये अनगिनत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, और नवंबर 1946 में, डेट याद नहीं रखना लेकिन 1946 को जरूर याद रखना है कि गठन हुआ। ठीक है, इसे कुल सदस्य की संख्या 389 होनी थी। इसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से होनी थी। ठीक है, इसमें प्रत्येक 10 लाख पर जो है एक सीट आवंटित की जानी थी या की गई। एक अनगिनत बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, और लोक सेवा आयोग का जो राज्य लोक सेवा आयोग में कई बार पूछ चुका है, और आगे भी ये हर बार रिपीट होने के चांस बने हुए हैं। इसमें एक जो नहीं पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा मानना है कि ये होना चाहिए, और वो है ये 3 नंबर। तो अब हम देखते हैं कि 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या गया है कि इसमें 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में वो सीटें आवंटित की जानी थी। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य का मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ करके। और जो प्रत्येक समुदाय का जो चुनाव प्रांतीय असेंबली से होना था वो एकल संक्रमणी मत के आधार पर, समानार्थी प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदान किया जाना था। देशी रियासतों का जो के प्रतिनिधियों का चयन था वो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। ठीक है, यानी कुल मिला के कहा जाए तो संविधान सभा जो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है, और ख़ास करके इसका चयन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, और जो प्रांतीय जो विधायिक व्यवस्थापिका थी उनका भी चुनाव तो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। अभी इतिहास में पूरा संवैधानिक विकास है, और जब मुख्य परीक्षा पर डिस्कस करेंगे, माफ़ कीजिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए जब सिर्फ प्रश्नों का डिस्कस मैं करूँगा कि पिछले 20 साल में जो जिस टॉपिक प्रश्न है उसको मैं लाइव बनाऊँगा, और उसमें कैसे कैसे पॉइंट लिखना है और उसका उत्तर लिखा भी कैसे जाना है, लिख के भी मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य उत्तर से खेलना ही है ताकि लोगों को फायदा हो। तो संविधान सभा का जो चुनाव जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ठीक है, इसमें ये हमेशा पूछी जाती है, कांग्रेस को 208 मिला और लीग को 73 मिला, बाकी को जो भी था मिला। 93 जो सीट थे रियासतों के लिए उन्होंने क्या किया, संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया, इसलिए वो खाली रह गया। ठीक है, संविधान सभा का देखिए कि जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हुआ था, सच है,
लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय, खास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। और महात्मा गांधी को यदि छोड़ दिया जाए तो इसमें देश के सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि संविधान सभा की कई लोग आलोचना करते हैं कि ये जो है सीधे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के आधार पर इस सभा का गठन नहीं हुआ, तो ये हिंदुओं की सभा थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वकीलों के भी, आगे हम देखेंगे कि वकीलों के प्रभाव था। तो उसमें इसे काट के रूप में हम लिखेंगे कि वास्तव में इसमें उस समय सभी वर्गों की भागीदारी थी, प्रतिनिधित्व मिली थी, और इसमें सभी बड़ी हस्तियां उस समय जो थे, महात्मा गांधी को छोड़ दिए तो शामिल थे। खैर, अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखते हैं। जब वो गठन हो गया तो पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। ये कई बार प्रश्न पूछा है। बाद में जो वरिष्ठ जो संविधान सभा के सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी कई बार पीटीएम में पूछा गया है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। और 2 उपाध्यक्ष जो एस सी मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी थे, इसको किया गया। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद, 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को, ये सब डेट याद नहीं रखना है लेकिन क्रम जरूर याद रखना है कि पहले क्या, पहली बैठक हुई, यानी अगली बैठक में नेहरू ने क्या किया, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं, जो बाद में प्रस्तावना बना। ये यूपीएससी की पीटी में प्रश्न पूछ चुका है और अन्य लोक सेवा आयोग में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें कुछ बातें लिखी गई थी। जैसे कि बोला कि ये स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, है ना। इसमें ब्रिटिश भारत में जितने भी क्षेत्र थे या वो भारत के बाहर से भी जो शामिल होना चाहे, वो भारतीय संघ का हिस्सा हो सकता था। तीसरी बात इसमें है कि इसमें एक संघ की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो है क्या बोलते हैं कि केंद्र में होगा, बात सिर्फ इतनी थी। उसके बाद चौथी बात है कि सभी शक्तियों पर अधिकार, ठीक है, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत जो है भारत की जनता होगी। इसीलिए प्रस्तावना लिखते हैं ना कि हम भारत के लोग शुरू होती है, यानी कहा जाए तो ये 4 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से संविधान शुरू होती है। अब अगला हम देखते हैं कि 5वां में देखते हैं कि इसमें न्याय की बात की गई, सभी लोगों के लिए न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात है। इसमें स्वतंत्रता की बात है, सुरक्षा की बात है, समानता की बात है ना, अभिव्यक्ति की बात है, विचार की बात है, विश्वास, तो हम देखेंगे आगे, संगठन बनाने वगैरह की है। इसमें सभी वर्गों का, खासकर अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की बात की गई है। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात की गई थी इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, और इसमें विश्व में भारत को स्थान दिलाने की बात की गई थी। बाद में ध्यान रखना, इसमें डेट गलत दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको ध्यान रखना, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, सर्वसम्मति से, बहुमत से नहीं, वोटिंग से नहीं, ये सब चीज़ को याद रखना है। और जब 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो भारत आया, पास हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे जो अभी रियासत जो संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिए थे, जो 93 सदस्य थे, वो धीरे धीरे शामिल होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद माउंटबेटन योजना आया जून में 1947 में। उसमें उसके बाद मतलब सारे रियासत वगैरह जो थे उसमें धीरे धीरे सभा में शामिल होना शुरू हो गया। उसके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, है ना, उसमें 3 परिवर्तन हुआ जो सभा की स्थिति, यानी संविधान सभा की स्थिति 3 परिवर्तन हुआ, ठीक है। सबसे पहली जो है, इसको पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया गया, ठीक है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संविधान सभा एक विधायिका बन गई, यानी एक संसद की तरह, ठीक है। इसको 2 काम दिया गया। पहला काम कि एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा था कि आम कानून को लागू करना,
ठीक है। और ये कहा जाए तो संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, ठीक है। और जब इसके बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे, और जब ये विधायिका के रूप में होते थे तो जीवी मालवलकर, जो बाद में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। और ये पीटी में क्वेश्चन आ भी चुका है। आगे देखते हैं कि तीसरा जो परिवर्तन है कि मुस्लिम लीग जो था वो संविधान सभा से अलग हो गया, क्योंकि दो देशों के लिए इसको मान्यता मिल गई, तो उसमें उसको अलग कर दिया गया था। अब संविधान सभा के 3 के कार्य के महत्वपूर्ण कार्य के अलावा अन्य कार्य था, जैसे कि इन्होंने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसका क्रम ध्यान रखें, याद रखना है। पीटी में क्रम पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनाना, राष्ट्रीय गान को करना, राष्ट्रीय गीत को करना, राष्ट्रीय ध्वज, क्रम पूछ देगा कि किस क्रम में इसे अपनाया गया। अब अगला देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ध्यान रखना 26 जनवरी से ये पहले हुआ था, ये अभी तक पीटी में क्वेश्चन नहीं आया है। और 2 साल 11 माह 18 दिन हुआ। ये तो पीसीएस के एग्जाम में खूब पूछता है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना टाइम लगा। 60 देशों के संविधान से अवलोकन करने के पश्चात हुआ था। 64 लाख खर्चा हुआ था, ठीक है। और 1951-52 में आम चुनाव होने तक जो है ना, एक अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ठीक है। अब संविधान सभा की समितियां हैं, ये कई समितियों का था, इसमें 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति थी, है ना, संघीय संविधान समिति थी, और प्रांतीय संविधान समिति थी। प्रारूप समिति की आप जानते ही है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजाति की वैसी समिति के लिए जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संविधान जो बड़ी समितियां थी उसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है। पीटी में मिलान चिन्ह पूछता है या इंडिपेंडेंट रूप से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आईएएस के दृष्टिकोण से कम याद कर लेना है, कम से कम 1 से 5 तक हर हालत में याद कर लेना है। और खास करके जिसमें नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है और वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता करते हो, उसको निश्चित रूप से याद कर लेना है। छोटी समितियां थी। इसके बाद प्रारूप समिति पर हम देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका याद रखना कि आज़ादी के बाद इसका गठन हुआ था, ठीक है। 7 सदस्य थे, उनका नाम लिखना याद करना कोई जरूरी नहीं है। तो कई बैठकों के बाद, उस पर चर्चा के बाद, अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज, ठीक है, सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास्ट प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। और इस प्रस्ताव को जब सभी ने प्रस्ताव जब पास हो गया और उस पर जब सभी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ये संविधान लागू हुआ। उस समय ये 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को बाद में लागू किया गया था, ध्यान रखिए, पीटी की क्वेश्चन है, ठीक है। अब संविधान का प्रवर्तन देखते हैं। इसमें नागरिकता, चुनाव तथा संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, छोटे बड़े जुड़े जो प्रावधान थे, खास करके इसमें जो अनुच्छेद कुछ दिया हुआ है, ये स्वतः लागू हो गया। याद रहे, संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं, क्योंकि इसी के दिन 1930 में लाहौर अधिवेशन में जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त किया था। ये पीटी में एक बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी जो कुछ देर पहले बात की थी कि संविधान सभा की कुछ लोग आलोचना करते हैं, तो उसमें से जैसे पहला है कि ये कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, माने वयस्क मताधिकार पर जैसे आज हम लोग वोट करते हैं उस तरह से वोट करके नहीं बनाया गया था। इसमें संप्रभुता का अभाव था। आलोचना होती है कि बैठक से पहले इसमें ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लिया जाता था। तीसरा, समय की बर्बादी, क्योंकि इसमें जब 4 माह में अमेरिका ने अपना काम पूरा कर लिया था, तो इसने इतने समय क्यों लगाया, 2 साल से ज़्यादा। चौथा, आलोचना करता है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है। फिर 5वां जो है
कहा जाता है कि इसमें वकीलों और राजनीतिकों का प्रभाव प्रभुत्व था, इसीलिए है इसकी भाषा जो है संविधान की काफ़ी जटिल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का इसमें प्रभुत्व था, ठीक है। लेकिन अभी हमने जैसे बताया था आपको कि इसका काट के रूप में फिर लिखना है निष्कर्ष के रूप में कि इसमें प्रत्येक, माफ कीजिए, प्रत्येक समुदाय का इसमें हिस्सेदारी थी और महिलाएं भी थी और उस समय की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी, इसीलिए इसे उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। कुछ आवश्यक तथ्य हैं जिसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। हम आज भारतीय संविधान के स्रोत पर बात करते हैं। भारतीय संविधान जो है लगभग 60 देशों से उनके अच्छे स्रोतों को लेकर के बनाई गई है, लेकिन हम मुख्य रूप से 10 देशों के बारे में बात करेंगे जहां से बहुमूल्य बातें ले करके उनका अध्ययन करके हमारे संविधान में उसे शामिल किया गया। कुल मिलाकर के जो भारतीय संविधान में स्रोत का महत्व है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और लगभग सभी राज्य लोकसभा के एग्ज़ाम में हमेशा इसमें प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न मान के चलिए कि इसमें आता है, यानी इस स्रोत को याद कर लेना बेहद महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, पीटी के दृष्टिकोण से। मुख्य परीक्षा में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें प्रश्न आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। आपको बस इसके स्रोत और जो इसमें दी गई है, ये लक्ष्मीकांत की किताब से आधारित है, ये यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे आने वाले किसी भी प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें पूरा पढ़ने के बाद देखते हैं कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम, ये एक स्रोत में शामिल है। इसमें क्या क्या लिया गया? इसमें संघीय तंत्र लिया गया, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ये 1935 के शासन अधिनियम यानी 1935 के एक्ट से लिया गया है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रोटोकॉल का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये अमेरिका से हमने लिया है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत दिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा के संविधान से जहाँ तक बात है तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत अभी जो नहीं है, अभी तो रूस है, सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान में क्या लिया हमने कि गणतांत्रिक व्यवस्था, प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और अंत में हम जापान का संविधान देखते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो मुख्य जो स्रोत है जो हमने विदेशों के संविधान से लिया है। तो पीटी के लिए तो मैंने बताया कि इसमें कैसे प्रश्न आएंगे।
मुख्य परीक्षा में जैसे आएंगे कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों के अच्छे संविधानों से ली गई अच्छी बातों से बनी हुई है। भारतीय संविधान वास्तव में दुनिया के श्रेष्ठतम देशों के अच्छे संविधान से छनी हुई एक संविधान है। भाषा कुछ भी रहे, किसी भी प्रकार से रहे, लेकिन याद रहे कि स्रोत से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आने की हमेशा संभावना बनी रहेगी। यानी स्रोत को आपको कम से कम भारत शासन अधिनियम सहित 10 देशों के संविधान से क्या क्या मुख्य बातें ली गई है, यदि इतना याद रहता है तो आराम से 150 से 200 शब्दों में इसे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं। लिखना यही है, भाषा भले ही कुछ भी रहे। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के 22 भागों पर। देखिए, सबसे पहले भारत के जो संविधान का भाग 1 है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ध्यान रहे, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। ये अनुच्छेद जो इसमें है 104 तक है। इसमें प्रीलिम्स में प्रश्न आए भी हुए हैं कि यदि भारत के किसी सीमा में बदलाव करना हो या किसी राज्यों का निर्माण करना हो तो निम्नलिखित में किस भाग में संशोधन करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाग 1 यानी 22 भाग में क्या क्या बातें हैं उसे याद करना जरूरी है। ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में अभी तक कोई प्रश्न नहीं बना है और बनने का भी लगभग कोई संभावना नहीं दिखती है। यानी ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 22 भाग में क्या क्या बातें हैं उसे सिर्फ याद रखना है। तो इसको एक टेक्निक से भी कर लीजिए कि मान लीजिए भारतीय संविधान में भारत मतलब जो संघ है, भारतीय संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो ये भाग 1 है। तो एक क्षेत्रफल के अंतर्गत लोग रहेंगे तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि एक देश होगा, उसका नागरिकता होगी, तो यानी भाग 2 में नागरिकता हमने शामिल किया है। नागरिकता होगी तो उसके लिए मौलिक अधिकार भी होंगे, यानी भाग 3 है। मौलिक अधिकार है तो राज्य के लिए कुछ निर्देश भी होगा, ये भाग 4 है। और उसके साथ ही इतना कुछ होगा तो उसके नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी होगा, यानी 4A। 5 में फिर है संघ सरकार है, ठीक है। संघ सरकार में क्या क्या है आप देख सकते हैं। फिर भाग 6 में राज्य सरकारें हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 6 के बाद 7 में देखते हैं राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड का निर्देश, ये महत्वपूर्ण नहीं है। 7 में संघ राज्य क्षेत्र है। 8 में माफ कीजिएगा, जो भाग 9 है वो पंचायतें हैं और 9 में नगर पालिकाएँ हैं। 9 में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है, उसमें विधायी प्रशासनिक आप जानते हैं। 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और बात दिया गया है। 13 में भारत के राज्य के व्यापार वाणिज्य समागम की बात की गई है। 14 जो है वो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, इसमें खास करके लोक सेवाएं हैं। और उसमें 14 क जो है अधिकरण है। 15 भाग में निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के विशेष प्रबंध किया गया है। 17 में राजभाषा है और भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान का संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिया गया है और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रगति पाठ और निरसन है। यहाँ ध्यान रखना है कि भाग 7 जो है, जो खास करके इसके जो खौब है राज्यों से संबंधित है, इसको जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4 क तथा भाग 14 दोनों के समावेश जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा किया गया है, जबकि भाग 9 क का समावेश जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया है तथा 9 ख का जो है 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ये याद रखना जरूरी है। ये केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो कुल 12 अनुसूची जो है ऑलमोस्ट इसमें प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आता है। तो प्रथम अनुसूची जो है
उसमें आप देखते हैं कि राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र है, दूसरा में संघ राज्य क्षेत्र के नाम उसकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची जो है लब्धियां पर भत्ते विशेषाधिकार उससे संबंधित प्रावधान दिया गया, उसमें दिया गया है। देख सकते हैं 1 से 9 तक राष्ट्रपति राज्यपाल से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक तक दिया गया है। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता विशेषाधिकार आदि पर प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची जो है वो आप देख सकते हैं कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ के प्रतिज्ञान दिए गए हैं, ठीक है। और किन किन लोगों के द्वारा शपथ लिए जाएंगे इनको अच्छा से माइंड में अगर बार बार देखते रहना है, तो फिर इसमें 1 से 9 के बीच में कुछ ऐसा दे देगा, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया कि जिला न्यायाधीश का शपथ, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो इसलिए इसे एक बार या बार बार देखते रहना है, ताकि ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची तब जानते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के उपबंध के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची भी उसमें खास करके उन क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। 7वीं अनुसूची, इसमें सूचियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी सूचियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाएं हैं, है ना। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और भाषा शब्द के बारे में दिया गया है, ध्यान रहे इसमें कौन भाषा नहीं है, ऐसे करके पीटी में प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए अच्छा है कि 22 भाषाओं को याद कर लेना है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि खास करके जो आपका कुछ भाषा है, जैसे कि असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, सिंधी भाषा को जो है 1967 के 21वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बाद में उड़िया का जो नाम है 2011 में उड़िया कर दिया गया बदल करके। और इसके बाद हम 9वीं अनुसूची देखते हैं। ये तो हम जानते हैं जमीन से संबंधित मामला है। भू सुधार और जमींदारी बनने के मामले संबंधित राज्य विधानसभा मामलों से संबंधित संसद के नियम द्वारा विनियमन को पहले संशोधन, इसको पहले संशोधन में से करने द्वारा मूल अधिकारी के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। मतलब जमीन को के मामले में, मतलब 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जहाँ कोई विषय यदि या कोई मुद्दा रख दिया जाता है तो उसमें कोर्ट उस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन बीच में इसके लिए आगे मुख्य परीक्षा में कुछ बातें आएंगी तो बताया जाएगा। फिर लिख ही दिया यहाँ पे 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुच्छेद में 24 के बाद अनुमति कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है, यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है 9वीं से। 10वीं अनुसूची की बात है तो आप जानते हैं दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा सदस्य की निरता के बारे में उपबंध है ना। इसमें 52वीं अनुसूची संसद 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के बारे में आप जानते हैं पंचायत, इसमें जो है उसमें 29 विषय दिया गया है, ठीक है ना। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची भी आप जानते हैं 18 विषय है, ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी जो सूची है ये प्योरली प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यानी हमने देखा कि खास करके जो संविधान के स्रोत है वो मुख्य परीक्षा में आ सकता है। कैसे आ सकता है मैंने बताया। और उसके बाद भाग और अनुसूची जो है ये निश्चित रूप से 100% जो है पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे कर लेना है। और अब हम अगले अन्य टॉपिक पर बात करेंगे।